उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और सरकार कह रही है सब ठीक है, लेकिन रास्तों पर घंटों जाम है। मंदिर परिसर में पुलिस लाठियां भांज रही है, हेलीकॉप्टर के टिकट गायब हो रहे हैं और जो सवाल उठाए उसकी पोस्ट डिलीट करवा दी जाती है। ये है असली उत्तराखंड और ये सिर्फ यात्रा की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो जनता को हर बार मोदी के नाम पर ठगता आया है। पूरी बात जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर सच्चाई आपको झकझोरे तो लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं प्राइम अपडेट सिर्फ 7 टीवी भारत पर। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था है और उन लोगों के लिए भी जो जानते हैं कि इस आस्था के पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितनी बड़ी व्यवस्था की विफलता छुपी हुई है। आज हम बात करेंगे 3 बड़े मुद्दों की। पहला, उत्तराखंड चार धाम यात्रा का वो सच जो सरकार आपको दिखाना नहीं चाहती। दूसरा, मोदी सरकार का महिला आरक्षण नाटक और उत्तराखंड में उसकी कार्बन कॉपी। और तीसरा, एक ऐसी राजनीतिक टिप्पणी जो बताती है कि भारतीय राजनीति में सिनिकल होना अब मूर्खता नहीं समझदारी है। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और जैसा कि हिंदी के मशहूर लेखक शैलेश मटियानी की परंपरा में कहा जाता है, सत्य के कई पहलू होते हैं, इस यात्रा के भी हैं। किसी के लिए ये आस्था है, किसी के लिए वेकेशन, किसी के लिए आजीविका, किसी के लिए व्यवस्था की जिम्मेदारी और किसी के लिए ऊपरी कमाई का माध्यम। लेकिन सरकार के लिए ये यात्रा विशुद्ध रूप से नंबरों का खेल है। यात्रियों की व्यवस्था भले ही कैसी भी हो, सरकार को बस यही चाहिए कि वह यह कह सके इस साल इतने लाख यात्री आए, पिछले साल इतने लाख यात्री आए थे और बस इन्हीं लाखों की गिनती गिनाकर सरकार खुद को सफल आयोजन का पुरस्कार दे देती है। लेकिन दूसरी तरफ वो यात्री जो इस यात्रा से कभी मीठे तो कभी कड़वे अनुभव लेकर लौटते हैं। इस साल तो यात्रा के पहले दिन से ही वीडियो सामने आ गए जिनमें कहीं यात्री पुलिस की लाठियां खा रहे हैं तो कहीं खुद भी हुड़दंग करने में पीछे नहीं है। सड़कों पर घंटों का जाम है। मंदिर परिसरों में ऐसी नौबत आती है कि पुलिस को लाठी भांजनी पड़ती है। पीने के पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था ठीक नहीं है। हेलीकॉप्टर के टिकट इस कदर गायब हो रहे हैं कि लोग खुजियाते रह जा रहे हैं कि ये सारे टिकट गायब हो जाते हैं कैसे। वीआईपी कल्चर इतना हावी है कि आम यात्री परेशान है। वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि धामों की कैरिंग कैपेसिटी तय की जाए, यानी कि एक दिन में कितने यात्री जा सकते हैं इसकी एक सीमा होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो यात्रा सुनियोजित भी होगी और यात्रियों को अव्यवस्था का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के लिए वैज्ञानिकों की बातें बस पत्थर पर पड़ी धूल जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार ने साफ घोषणा कर दी है, यात्रियों की संख्या नियंत्रित करना बिल्कुल नहीं होगा और जब अव्यवस्था होती है, जब कोई सवाल उठता है या फिर उठाता है, जब कोई वीडियो वायरल होती है तो सरकार क्या करती है, सवाल उठाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे देती है। सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट करवा दी जाती है जिनमें अव्यवस्था दिखाई जा रही हो और अपनी आईटी सेल को टास्क मिल जाता है ऑल इज वेल दोहराते रहो और बीच बीच में धामी जी की तारीफ में पोस्ट ठेलते रहो। यह सुनकर आपको गुस्सा आना चाहिए और अगर आया तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो आज भी सोच रहे हैं कि सब ठीक है। और उत्तराखंड का विपक्ष, उस पर भी ऐसे कांदे लगे हुए हैं कि वो भी यात्रा में हो रही अव्यवस्था और शासन प्रशासन की लापरवाही पर सवाल नहीं उठाता बल्कि नए तमाशे करने की फिराक में घूमता है। इस बार कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने मुद्दा क्या उठाया जानते हैं? मुख्यमंत्री का वहां जाना अपशकुन है, बस यही। अब जनता त्रस्त है व्यवस्था से और विपक्ष का मुद्दा यह है तो समझ लीजिए उत्तराखंड की राजनीति कहां खड़ी है। इस पूरे घोटाले पर चर्चित कलाकार हेमंत पांडे ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, चार धाम यात्रा के पीछे जो भ्रष्टाचार और लूट का तंत्र फैल रहा है वो डराने वाला है, बहुत भयावह है। उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सचिव स्तर के अधिकारियों से हम अपील करते हैं कि वो इसकी
जांच करवाएं। यानी एक कलाकार को भरोसा है नेताओं पर नहीं, अफसरों पर। और यह बताता है कि उत्तराखंड में नेतृत्व की राजनीति विश्वसनीयता किस स्तर पर आ गई है। अब एक और घटना की बात करते हैं जो बताती है उत्तराखंड में नियम कायदे किसके लिए हैं। देहरादून में एक बार पुलिस पहुंची, बार बंद करने को कहा, तभी एक IT साहब बीच में आ गए और बोले, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा क्या कर लेगा। हैंडल वाली खुमारी में उन्होंने पुलिस को ही वहां से लौट जाने को कह दिया। इसके बाद पुलिस कप्तान खुद मौके पर पहुंचते हैं और तब जाकर बार बंद हुआ और IT साहब वो तब तक निकल चुके थे। नियम कायदों को उत्तराखंड में सरकारी अफसरों ने इतनी दूर चूल्हे में डाल दिया है कि अब आम जनता खोजिया भी नहीं पाती कि असल नियम आखिर थे क्या। देहरादून की हर सड़क पर फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, जिनमें सवार होकर अधिकारी पूरी चौड़ से सचिवालय में दाखिल होते हैं और कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। उत्तराखंड पुलिस ने एक पोस्ट डाली जरूर कि ऐसी एक गाड़ी का चालान किया, एक गाड़ी, जबकि पूरा शहर ऐसी गाड़ियों से भरा पड़ा है। हमारी देहरादून की SP ट्रैफिक से अपील है, आदेश जारी कीजिए, ऐसी तमाम गाड़ियों को सीज कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपके सिपाही किसी आम आदमी का हेलमेट न पहनने का चालान काट रहे हों और वो आदमी पलटकर पूछे, साहब पहले उन गाड़ियों का चालान काटो जो बिना नंबर प्लेट के पूरे शहर में घूम रही हैं। बीते हफ्ते उत्तराखंड में एक और अतरंगी कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री जी ने जन आक्रोश महिला पद यात्रा में भागीदारी की। यह बड़े कमाल का आयोजन था, जहां महिलाओं के आक्रोश के नाम पर भाषण खुद मुख्यमंत्री ने दिया और पद यात्रा की कमान भी उन्होंने ही संभाल रखी थी। यानी आक्रोश भी सरकारी और उसका समाधान भी सरकारी। वैसे इसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री का ही अनुसरण किया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जनगणना से पहले ही लोकसभा की सीटें बांटने के लिए संसद में बिल लाया गया। जब वो पारित नहीं हो पाया तो मोदी जी ने बतौर भाजपा नेता नहीं बल्कि बतौर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन किया। सरकारी खर्चे पर पूरा चुनावी भाषण जनता को पिला दिया। यह प्रकरण इतना अजीब है कि इसे देखकर उस शैतान बच्चे की याद आ जाती है जो क्लासरूम में दूसरों पर चौक मारता था और फिर खुद ही जोर से चिल्ला पड़ता था, मास्टर जी फलाने बच्चे ने मुझ पर चौक मारी है। भाजपा ने इस मामले में बिल्कुल यही काम किया है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक उसे लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसी बिल में यह प्रावधान रखा गया कि जनगणना के आधार पर जब परिसीमन होगा तब यह आरक्षण लागू होगा। यह प्रावधान किसने रखा? खुद मोदी सरकार ने। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात, अगर मोदी सरकार वाकई महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देना चाहती थी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मौजूदा सीटों पर 33% महिला आरक्षण दे सकती थी, क्योंकि इसके लिए सभी विपक्षी दल तैयार थे। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, उसने इसे लटकाए रखा और फिर अचानक एक नया प्रावधान बना दिया कि जनगणना के पुराने आंकड़ों के आधार पर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाए और फिर महिला आरक्षण दे दिया जाए। स्वाभाविक रूप से इसका विरोध होना ही था। दक्षिण भारत के राज्य इसके लिए कभी तैयार नहीं होने थे, क्योंकि उनके लिए परिसीमन पहले से ही एक विवादित मुद्दा है। बिल गिरना तय था और मोदी सरकार को यही चाहिए था। बिल गिरा और पूरे विपक्ष को महिला विरोधी करार दे दिया और मोदी जी ने फिर राष्ट्र के नाम संबोधित किया। पूरा विपक्ष आज भी कह रहा है परिसीमन के बाद सीटें जब बढ़ेंगी तब बढ़ेंगी, लेकिन 33% महिला आरक्षण आज से ही पूरे देश में लागू करने के लिए संशोधन लाया जा सकता है। लेकिन इस तर्क पर सरकार पूरी तरह से मौन है और इसी मोदी जी के राजनीतिक प्लान की छोटी नकल धामी जी उत्तराखंड में करते रहते हैं। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि यह खबरें आपको सही मायने में सही बात बता रही हैं और किसी और चैनल पर ये बातें नहीं होती, तो 7 TV भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम वो खबर लाते हैं जो असुविधाजनक सुनने में लग सकती है सत्ता के लिए और जरूरी है किसके लिए? आपके लिए। चलते हैं आज के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। राष्ट्रीय राजनीति की बात निकली है तो एक बेहद दिलचस्प किस्से की बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत शाही ने एक टिप्पणी की है जो भारतीय समाज और राजनीति को समझने के लिए एक दर्पण की तरह है। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता
जिस तरह से भाजपा में जा मिले, उस पर अजित शाही ने एक पुराना किस्सा साझा किया। वो लिखते हैं, राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गया है। मुझे 15 साल पहले का एक वाकया याद आ गया। 2011 में अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया था। पूरे देश को लगा भ्रष्टाचार अब जल्द खत्म हो जाएगा। हजारों की भीड़ जमा हो गई। क्रांति को नाम मिला इंडिया अगेंस्ट करप्शन। नामी गिरामी एक्टिविस्ट, वकील, बाबा, पत्रकार, एक्टर, कॉमेडियन, आर्टिस्ट, न जाने कौन कौन उसमें था। अजित शाही की एक मुंह बोली बहन भी उसमें से एक थी। एक दिन वो उन्हें महाराष्ट्र भवन में ले गई। एक कमरे में अन्ना हजारे से मुलाकात हुई। कुछ देर बाद अन्ना करवट पलट कर सो गए और वो कमरे से बाहर आ गए। एक दिन अजित शाही ने बहन से धीरे से कहा, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप इस मोमेंट में अपनी जगह पक्की कर लें। कल यह एक पार्टी बनेगी। आप सेटिंग करके चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव का टिकट ले लें। आपको मुसलमान और हिंदू दोनों वोट देंगे। बस भाजपा से समझौता करना होगा। इस पर बहन नाराज हो गई। बोली, मुझे अफसोस है कि आप इतने सीनियर हैं। अन्ना और अरविंद पार्टी बनाने की सोच भी नहीं सकते। हम इंडिया बदलने निकले हैं। आपकी सोच बहुत छोटी है। यह एक दूसरी आजादी है। और आज राघव चड्ढा भाजपा में है। जो दूसरी आजादी का सपना था वो सत्ता की गलियारों में कहीं खो गया। अजित शाही की यह टिप्पणी सिर्फ राघव चड्ढा के बारे में नहीं है। यह उस पूरी भारतीय राजनीतिक मानसिकता के बारे में है जो हर कुछ सालों में एक नया क्रांति का नारा खड़ा करती है। जनता उसमें डूब जाती है और फिर धीरे धीरे वो नारा उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जिसके खिलाफ वो उठा था। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी और जनता पार्टी जीती तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा अब सब बदल जाएगा। 2.5 साल बाद 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी वापस आ गई। 1977 का इतिहास 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में दोहराया गया और शायद 2024 के बाद भी यही होने वाला है। यह एक चक्र है और जब तक आम जनता इस चक्र को नहीं पहचानती, मोदी के नाम पर, अन्ना के नाम पर, क्रांति के नाम पर ठगी होती रहेगी। जब राजनीति थका दे तो कला ही जिलाती है। 4 धाम यात्रा में अव्यवस्था हो, फर्जी नंबर प्लेट हो, महिला आरक्षण का नाटक हो या राघव चड्ढा का भाजपा में जाना, यह सब एक ही बात कर रहे हैं कि इस देश में सत्ता का खेल हमेशा एक जैसा रहा है। नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जनता को ठगने का तरीका नहीं बदलता। सवाल ये नहीं है कि मोदी के नाम पर कब तक ठगा जाएगा उत्तराखंड। असली सवाल ये है कि क्या आप इस बार जागने के लिए तैयार हैं? अगर यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो हमारी सफलता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि यह खबर उन तक पहुंचनी चाहिए कि जो आज भी सिर्फ सरकारी दावे सुन रहे हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि 4 धाम यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी लागू होनी चाहिए? और 7 टीवी भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज सवाल पूछते हैं और जो कोई नहीं पूछता वो हम पूछते हैं। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे थे प्राइम अपडेट 7 टीवी भारत से। जय हिंद।